नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित यूनिट नंबर 7 का टेस्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट को हम 2 पार्टों में कंप्लीट करने वाले हैं। आज इस यूनिट का हम फर्स्ट पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। यहाँ भारत देश से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, उनमें असत्य कथन कौन सा है तो वो बताना है। पहला है, क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। दूसरा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे जुड़े पड़ोसी देश जो है वो अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका है। तीसरा है, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। चौथा ऑप्शन है, यूनानियों ने इस देश का नाम इंडिया रखा। तो ये चारों जो कथन है ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 2। आपने देखा होगा कि श्रीलंका जो है ये स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है, ये समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं और कौन कौन से देश हैं जो भारत से अपनी सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान, भूटान के अलावा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भी क्या करते हैं, भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा स्पर्श होती है। तो ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। ईरानियों ने हिंदुस्तान व आर्यों ने इसका नाम आर्यावर्त रखा था। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। सेकेंड क्वेश्चन है, वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो यहाँ वृहद हिमालय पूछा है। हिमालय के पार्ट होते हैं, उसमें वृहद हिमालय जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गौरीशंकर, K2, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा। तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गौरीशंकर। गौरीशंकर का नाम ही क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। और इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो पहली महिला है वो है बछेंद्री पाल। K2 जो है ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। और अनाईमुड़ी जो है ये भारत में हिमालय की, अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की है। अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। और जो कंचनजंगा है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8,585 मीटर। इस के जो वृहद हिमालय है इसके अन्य नाम है मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इस वृहद हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व में ये सिंधु नदी मोड़ से पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र मोड़ तक एक चाप की आकृति में फैला हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6,000 मीटर है और जो औसत चौड़ाई है वो 100 से 200 किलोमीटर है। इस हिमालय की जो प्रमुख नदी है वो गंगा और यमुना नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। यहाँ भी कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन बताना है। सतलज और सिंधु के मध्य पंजाब हिमालय है। सतलज और काली सिंध के मध्य कुमाऊं हिमालय है। काली और दिहांग नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य असम हिमालय है।
तो इसका जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए थर्ड। सतलज और सिंधु के मध्य जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। और फिर सतलज से काली सिंध के मध्य जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। फिर काली सिंध से तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से दिहांग नदी तक के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो ये इस क्रम में चल रहा है। पहले सतलज, सिंधु के मध्य पंजाब, फिर सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब, फिर सतलज से काली सिंध के मध्य कुमायूं, और फिर तीस्ता, काली सिंध से तीस्ता तक ये है नेपाल हिमालय, और फिर तीस्ता से दिहांग तक ये है असम हिमालय। तो ये इस क्रम से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित कथन दिए गए हैं। उनमें से जो असंगत कथन है वो आपको बताना है। तो भब्र प्रदेश किसको कहते हैं? भूमिगत जल प्रवाह का जो क्षेत्र होता है। तराई प्रदेश भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरती पर आता है। बांगर प्रदेश बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। खादर प्रदेश कृषि के लिए अनुपजाऊ। तो इसमें असंगत कथन कौन सा? उत्तर विशाल हिमालय में ये 4 तराई प्रदेश आते हैं। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4। खादर प्रदेश जो है वो कृषि के लिए उपजाऊ होता है, ना कि अनुपजाऊ। तो भब्र प्रदेश में क्या होता है? भूमिगत जल का प्रवाह होता है। सबसे पहले भब्र आता है, फिर तराई प्रदेश आता है। तराई प्रदेश में क्या होता है? जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसके नीचे से जल निकलता है और उसके बाद में पुनः वो धरती पर आता है, क्योंकि जो कंकड़ पत्थर है उसके ऊपर से तो जल निकलेगा नहीं, उनके नीचे से या बीच से निकल जाता है। उसके बाद में पुनः धरती पर आता है वो तराई प्रदेश। और फिर बाढ़ का पानी जहाँ नहीं पहुँचता, ऊंचाई होती है, वो बांगर प्रदेश। और जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, कृषि जो है वो उपजाऊ होती है, कृषि के लिए वो भूमि वो होती है खादर प्रदेश में। इसमें क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा मिट्टी के साथ बहकर आती है। नई तलछट व कांप मिट्टी से बने निचले मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व पश्चिमी बंगाल के भाग इसके अंतर्गत आते हैं। और जो भब्र प्रदेश है ये शिवालिक के पर्वतपदीय क्षेत्र में सतलज से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर तक ये भब्र प्रदेश फैला है। और जो तराई प्रदेश है ये ढाल की न्यूनता से दलदल इसमें होता है, सघन वन इसमें पाए जाते हैं, और लंबी घासें। कौन सी घासें? कांस और हाथी जो हैं ये घासों के नाम है। और यहाँ हाथी, गेंडे जैसे वन्य जीव इस तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश में क्या है? उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में ये बांगर प्रदेश पाया जाता है। पंजाब में इस प्रदेश को, जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसको क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। यह भाग हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है। फिर नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो भारत उपमहाद्वीप के 5 भौतिक प्रदेश बताए गए हैं। पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जिसमें तीनों ओर जो स्थान पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीपीय कहलाता है। समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह ये इसका 5वां भाग है। देश के संपूर्ण क्षेत्र का 10.5% जो भाग है वो पर्वतीय है। 18.6% जो भाग है उसमें पहाड़ियाँ हैं, और 27.7% भाग पठारी है, और 43% भाग मैदानी है। तो देश में सबसे
अधिक भाग किसका है? मैदानी भाग सबसे अधिक पाया गया है। हिमालय श्रेणी जो है वो पामीर पर्वत प्रणाली का भाग मानी जाती है। पूर्व में यहाँ तैथिस सागर का विस्तार था। नवीन श्रेणी ये मानी जाती है और अपनी जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीन श्रेणी के अंतर्गत आती है। उत्तरी मैदान जो है ये पूर्व में गंगा सिंधु के नाम से पहचाना जाता है और विभाजन के बाद सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र नाम से ये जाना जाता है। इसमें पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं उत्तरी मैदान में। इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट दर्रे ये कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमाद्री हिमालय में, उत्तर का विशाल मैदान में। तो ये स्थित हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं ये। और जो जोजिला, सिटकिला, माना और नितिला ये जो दर्रे हैं ये हिमाद्री हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तटीय समुद्री मैदान में स्थित तट कौन सा है? तो ये पूर्वी तटीय की बात हो रही है। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, कन्नड़। तो ये है कोरोमंडल तट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी जो तटीय मैदान है वो गंगा मुहाने से कुमारी अंतरिक्ष तक फैले हुए हैं। उत्तर में उत्तरी सरकार व दक्षिण में कोरोमंडल तट है। तो उत्तरी जो तट है उसका नाम तो उत्तरी सरकार और दक्षिण जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 16 से लेकर 480 किलोमीटर तक है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो है महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी नदी। और इसके प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो तुत्तिकोरिन, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई ये इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। अगर झीलों की बातें करें तो चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील भी इस तट पर देखने को मिलती हैं। पश्चिमी तटीय जो है मैदान है इसमें खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक ये फैला हुआ है। उत्तर में कोंकण व दक्षिण में मालाबार तट इसके स्थित है। जो उत्तरी तट है वो तो कोंकण तट कहलाता है और दक्षिणी जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। ये पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 64 किलोमीटर है और ऊंचाई 180 मीटर है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो नर्मदा, ताप्ती और मंडवी हैं। ये पश्चिमी तट की ओर बहती हैं। और इसके जो प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो कांडला, मुंबई, मार्मगोवा और मंगलोर ये प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सुंदरी वृक्ष जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, पंबन द्वीप में या उपयुक्त सभी जगह। तो सुंदरी वृक्ष जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और जो लक्षद्वीप है यहाँ पर नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट के पास ये लक्षद्वीप स्थित है। जो भारत का अरब सागर का पश्चिमी तट है वहाँ लक्षद्वीप है। यहाँ पर मूंगे के द्वीप भी प्रसिद्ध हैं। अंडमान जो द्वीप है ये कोलकाता से 1248 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके 205 द्वीप में से बारातंग, रुथलैंड प्रमुख माने जाते हैं। कि अंडमान में कितने द्वीप हैं? 205।
और जो बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप पर स्थित है, जो अंडमान में ही है। निकोबार जो है ये अंडमान से 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसमें कार निकोबार जो होता है वो उत्तर का है, और कामोर्टा व तानकाडरी जो है ये मध्य में स्थित है, और विशाल निकोबार जो है ये दक्षिणी भाग में स्थित द्वीप है। तो निकोबार के 3 पार्ट यहाँ किए गए हैं। अमीनी द्वीप, मिनिकोई, इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी द्वीप है इंदिरा पॉइंट। अरब सागर में 36 द्वीप हैं। इसमें 36 द्वीप है, इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, मतलब लाक्षद्वीप, मगर यहाँ 36 द्वीप ही मौजूद हैं। बंगाल खाड़ी में 247 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो यहाँ भारत की जलवायु को प्रभावित कौन सा कारक नहीं कर रहा है, समुद्र से निकटता, अक्षांशीय स्थिति, उच्च स्तरीय वायु संचरण, समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसमें जो गलत है वो समुद्र से निकटता नहीं, बल्कि समुद्र से दूरी इसका प्रमुख कारक माना जाता है। इसमें क्या होता है, तापमान जो होता है वो तो न्यून रहता है, कम रहता है, और जलवायु जो है वो नम पाई जाती है। और जो अक्षांशीय स्थिति है, इसमें क्या होता है, उत्तरी भारत जो है वो शीतोष्ण, और दक्षिणी जो भारत है वो उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जो उच्च स्तरीय वायु संचरण है, इसमें क्या होता है, मानसून की कालिक व मात्रात्मक अनिश्चितता की दशाओं का प्रभाव इस पर पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। पर्वतों की स्थिति व दिशा जो है वो अन्य कारक हैं इसके। इसमें अरावली का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर होने से यहाँ राजस्थान में कम वर्षा होती है। पवनों की दिशा भी प्रमुख कारण है, जिसमें ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण व आर्द्र होता है। फिर नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की जलवायु के बारे में वर्णन कीजिए। तो यहाँ ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत की जलवायु का वर्णन यहाँ संक्षिप्त रूप में किया गया है। मानसूनी हवाएं जो हैं वो सर्वाधिक इसको प्रभावित करती हैं, कि भारत की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करती है, मानसूनी हवाएं। कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है। जो उत्तरी गोलार्ध में तेज गर्मी होती है उससे, और न्यून वायुदाब वहाँ बन जाता है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। तो दक्षिणी पश्चिमी जो पवने हैं वो प्रशांत महासागर से जल लाकर वर्षा करते हैं। तो ये दक्षिणी पश्चिमी पवने जो हैं वो प्रशांत महासागर से जल लाएंगी और वर्षा करेंगी। सूर्य द्वारा मकर रेखा पर सीधा चमकने से पवने जो है वो स्थल से जल की ओर चलती हैं, कि स्थल से समुद्र की ओर कब चलेंगी हवाएं, जब सूर्य मकर रेखा पर स्थित होगा। जो शुष्क व ठंडी होती हैं और वर्षा भी उनमें नहीं होती, क्योंकि वो स्थल से जा रही हैं, तो स्थल से वर्षा नहीं होती। वर्षा समुद्र से स्थल की ओर आने पर होती है। एक ही अक्षांश पर स्थित होने के से ऊंचाई के कारण तापमान भी भिन्न भिन्न होता है, कि हम ये देखते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, मगर एक ही ऊंचाई पर स्थित होने के कारण भी तापमान भिन्न भिन्न होता है। वो किसके कारण, वो एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण, ऊंचाई के कारण एक ही अक्षांश पर वो स्थित है जो राज्य या देश, मगर ऊंचाई के कारण उनके तापमान में भिन्नता पाई जाती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून किसको कहते हैं, ये शीत ऋतु में आता है दिसंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु
ये मार्च से मध्य जून तक चलती है। तो ये उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून होता है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। फिर दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है ये वर्षा ऋतु से संबंधित है और ये मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलता है। फिर शरद ऋतु जो है वो मध्य सितंबर से दिसंबर तक। तो उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु कौन सी मानसून से आती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है? पहला है फूलों की बौछार, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा है काल वैशाखी, चौथा है आम्र वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है और ये भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण ये वर्षा आती है। इसको मावठ कहते हैं और इस समय जो ऋतु होती है वो शीत ऋतु होती है। और ये जो मावठ है ये रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है और तमिलनाडु में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। फूलों की बौछार जो है ये कौवा उत्पादक क्षेत्र के लिए लाभदायक है। और जो काल वैशाखी है ये पश्चिमी बंगाल में आंधी तूफानों के साथ आती है। आम्र वर्षा जो है ये मालाबार तट पर होती है। उत्तरी भारत का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस समय पहुंच जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त स्थल मोसिनराम में वर्षा किस शाखा से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मोसिनराम में होती है। तो ये अरब शाखा से होती है या बंगाल की खाड़ी से होती है या दोनों शाखाओं से ये वर्षा होती है या हिमालयी शाखा से होती है? तो ये सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, क्योंकि अरब सागर से वर्षा होती है उसमें भारत के कुछ भागों में ही वर्षा होती है और वो सीधी निकल जाती है, मगर बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। पश्चिमी घाट पर वेग समाप्त हो जाता है। अरब शाखा के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं कि पश्चिमी घाट पर इनका वेग समाप्त हो जाता है। इसकी जो नागपुर है वो उपशाखा है, नर्मदा ताप्ती घाटियों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है और इसकी जो दूसरी उपशाखा है वो गुजरात व राजस्थान से होते हुए हिमालय तक जाती है। इसमें अरब शाखा से राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। एक उपशाखा बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है कि इसकी एक उपशाखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश व असम की ओर गारो पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती है। दूसरी हिमालय की तराई से के सहारे आगे बढ़ती है और वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। राजस्थान में भी ये वर्षा करती है। तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान भी वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, रबड़, महोगनी और एबोनी वृक्ष ये किस प्रकार के हैं? सदाबहार, मानसूनी, ज्वारीय या फिर पर्वतीय? तो रबड़, महोगनी और एबोनी जो वृक्ष हैं ये सदाबहार वृक्षों के रूप हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें लोह काष्ठ, जंगली आम, ताड़ ये भी प्रमुख वृक्ष हैं और इसमें 200 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई होती है। इनको वर्षा की जरूरत होती है और इनके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। 200 सेमी प्लस वर्षा इनको चाहिए। इनकी ऊंचाई तो 30 से 45 मीटर तक होती है। तो 200 सेमी से अधिक वर्षा इन वृक्षों के लिए उपयोगी है। कौन से? सदाबहार वन। सदाबहार जो वन है इनके जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी जो होती है वो कठोर
होती है। और जो मानसूनी वन है इनको पतझड़ी वन भी कहते हैं और इनके लिए वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक जरूरी होती है। इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं साल, आंवला, सहतूत, बांस, सागवान, चंदन, रोजवुड। और जो ज्वारीय वन है इनको दलदली वन भी कहा जाता है। इनके प्रमुख वृक्ष हैं सुंदरी, नारियल, हेरोटीरिया, राइजोफेरा, सोनेरेशिया और महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इनके मुहानों पर और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और जो पर्वतीय वन है ये पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में 15 से 18 मीटर की ऊंचाई इनकी होती है और इनके जो तने हैं वो मोटे होते हैं। यूजेनिया, रोजेड्रांस, मिचेरिया, ओक, चेस्टनट, देवदार, स्प्रूस, चीड़, सिल्वर, फर, वृक्ष ये प्रमुख पर्वतीय वृक्षों के जातियां हैं। वृक्षों के प्रमुख भेद हैं कि पर्वतों पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाले गेंडे का प्राप्ति स्थल है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, असम के दलदली क्षेत्र में, गिर में या फिर लद्दाख में। तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी के साथ ये कुछ मात्रा में पश्चिमी बंगाल में भी पाया जाता है। कच्छ के रण में हमें जंगली गधे देखने को मिलते हैं और गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं और लद्दाख में याक पशु पाया जाता है। और जो हाथी है ये असम में, कर्नाटक में, केरल में और ऊंट जो है ये थार मरुस्थल में पाया जाता है। बाघ जो है ये मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल संसाधन के बारे में प्रकाश डालिए कि जो जल संसाधन है पृथ्वी पर उसके बारे में हमें बताना है। तो पृथ्वी पर जो 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। बाकी जो 29% भाग है वो ही केवल क्या है, स्थल भाग है। और इस 71% भाग जल का 97% जल जो है वो महासागरों का खारा पानी होता है। तो 71 का 97% तो खारा पानी होता है और बाकी जो 3% बचता है वो उपयोगी जल होता है। मगर उस 3% में भी 69% हिम के रूप में हमें प्राप्त होता है और 30% 69 में के बाद में जो बचता है उसमें 30% जो है वो भूमिगत जल होता है और शेष जो 1% बचता है कि 69% तो बर्फ के रूप में, 30% जल जो है वो भूमिगत होता है और शेष जो 1% जल बचता है वो ही मानव के लिए पेयजल के रूप में या सिंचाई में या आर्थिक क्रियाओं में काम में लिया जाता है। तो सिर्फ देखो 1% जल ये हमारे काम में आता है। भारत में जो वर्षा का विवरण है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वो कौन से भाग हैं? पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भारत तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्र, यहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। फिर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग कौन से हैं? इसमें अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत आता है और इसमें मानसूनी वन पाए जाते हैं। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है, मतलब 50 सेमी से कम। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी नहीं, पूर्वी भाग में तो कुछ वर्षा होती है मगर पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है। रायलसीमा ये 50 सेमी से कम वर्षा वाले स्थल हैं। रायलसीमा जो तमिलनाडु में है, कच्छ गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब और लद्दाख, यहाँ 50 सेमी से कम वर्षा
पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित असंगत कौन सा विकल्प है? एक साइड में वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरे साइड में उससे संबंधित स्थल है। तो जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश, काजीरंगा असम, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर, कायबुल लामजाओ मणिपुर। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो ऑप्शन 1 है। जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है। घास के मैदानों से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो यह घास के मैदान और उससे संबंधित स्थल दे रखे हैं। तो इधर तो स्थल है और इधर जो है वो घास के मैदान है। तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान, उत्तरी अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन 3। उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी के साथ ये कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। जो अफ्रीका है यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुएला, लाओस, ब्राज़ील, कंबोज यहाँ ये स्थल आते हैं और इसमें तेंदुआ, जेब्रा, जिराफ जो है वो जानवर यहाँ पाए जाते हैं, विचरण करते हैं। और जो शीतोष्ण स्थल है, शीतोष्ण घास के मैदान है, उसमें आते हैं यूरेशिया, स्टेपी ये और उत्तरी अमेरिका। इसमें क्या होता है, शीतोष्ण में यूरेशिया जो है वो वहाँ स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है जहाँ बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंसा, बाज, गाय, शेर, हिरण आदि जंगली जानवर वहाँ पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील में जो घास का मैदान है वो कंपोज है और वेनेजुएला का जो घास का प्रमुख स्थान है वो लाओस है। तो इसके साथ ही यूनिट नंबर 1 हम यहाँ समाप्त करते हैं।